जी नमस्ते सभी को। सभी का इस मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में स्वागत है। तो किसी का मैसेज तो है नहीं मिला हुआ, कोई प्रश्न हो या कोई शेयरिंग का रिक्वेस्ट हो वैसा। बट अभी इमीडिएट किन्हीं का कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करेंगे, आपको माइक प्रोवाइड करेंगे, फिर आप अपनी बात रख पाएंगे। पूनम चाचा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कोई एक वो दिखा तो रहा है सिंबल, कुछ हैंड रेज नहीं है हालांकि, बट नहीं भैया, कुछ कहना तो नहीं चाह रही थी मैं। फिर नमस्ते आपको और श्याम भैया को भी। ठीक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन्हीं का शेयरिंग या क्वेश्चन है नहीं। तो श्याम भैया, आपका स्वागत है। आपको हैंड ओवर करते हैं। बढ़िया जी। नमस्ते सभी को। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम जहाँ चर्चा कर रहे थे उसमें से कुछ मुद्दों को मैं कर लेना चाहूंगा आज वापस, जहाँ पिछली बार थे उसके आगे। स्क्रीन दिख रहा है बंधन? हाँ भैया, दिख रही है। बढ़िया। तो संवाद कैसे रुक जाता है और कैसे उसको वापस ठीक करने का काम हम कर सकते हैं, उसको लेकर के थोड़ी बात से हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे कुछ कठिन परिस्थितियों में आज हम देखेंगे कि कैसे संवाद को हम शुरू कर सकते हैं और उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम। तो संवाद के रुकने की एक बड़ी संभावना होती है जब हमारे अंदर अहंकार होता है। अहंकार होने का मतलब हमको लगता है कि हम क्यों पहल करें इस काम के लिए, अगला क्यों नहीं करे, मैं ही क्यों बात करने को शुरू करूं, या अगले ने हमारे साथ ठीक नहीं किया तो शुरू वो करे। इस रूप में अपना ईगो या अपना अहंकार होता है जो हमको संवाद करने से रोक देता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यह है कि वास्तविकताओं को जितना हम ठीक ठीक समझते जाते हैं, जितना हमको ये बात दिखता जाता है कि ये अहंकार अपने में एक रोग की तरह है जो हमारे दुख का, परेशानी का, पीड़ा का कारण बन रहा है, जितना हमको ये बात दिखती है कि अहंकार बेसिकली जीवन की एक असहज स्थिति है जो हमारे दुख का, परेशानी का, पीड़ा का कारण बन रही है, जितना हमको ये बात दिखता है कि अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने के आधार पर हम वस्तुतः उस सहअस्तित्व के अविभाज्य हिस्से हैं, इस रूप में सहअस्तित्व का हमारे होने में जो सहयोग मिल रहा है उसको देख पाने के आधार पर भी अपने में अहंकार कम होना या समाप्त होना शुरू होता है। दूसरे मनुष्य को, इस यहाँ के लिए एक लाइन में कहूं, दूसरे मनुष्य को भी अपने जैसे एक मानव के रूप में देख पाना, अपने बराबर की जगह पर देख पाना, वहां से भी अहंकार का खत्म होने का काम शुरू होता है। क्योंकि अहंकार में कहीं ना कहीं हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, विशेष मानते हैं, दूसरे को नेस्ट मानते हैं, अपने से कम मानते हैं। तो इस रूप में अहंकार से मुक्ति के लिए ये वास्तविकता कि मानव मूलतः एक जैसा है, दूसरा मानव भी मूलतः मेरे जैसा ही एक मानव है, इस बात की समझ जितनी जितनी हम में बनती जाती है उतना उतना अहंकार से हम फ्री होते जाते हैं। इसी तरह से अपने में ईर्ष्या, द्वेष और विरोध की स्थिति होती है ना, तो हम संवाद नहीं कर पाते, रुक जाते हैं संवाद करने से। अगर ये स्थिति दिखाई देती है तो उसका उपाय है
इनमें से कोई भी काम कर सकें। 3 तरीके इसमें लिखे हैं। पहला है कि अस्तित्व की सच्चाई की समझ के आधार पर अपने में स्नेह का भाव हो जाए, कि दूसरा मानव मूलतः हमारा संबंधी है ही, अस्तित्व में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही, और उस संबंध में स्नेह का भाव ही हमारा मूलभूत भागीदारी है। ये वास्तविकता समझ में आने के आधार पर स्नेह का भाव अपने में स्वाभाविक रूप से आता है। पूरे अभ्यास सत्र में हम लोग बहुत बार स्नेह के भाव को कैसे स्वयं में विकसित करें उस पर बात किए हैं, इसलिए मैं और विस्तार नहीं कर रहा हूं उसका। स्वयं में इस ईर्ष्या द्वेष विरोध को समाप्त करके स्नेह के भाव को विकसित करने का एक तरीका है जिसको हम लोगों ने सेल्फ इम्पैथी के रूप में पहचाना था। मैं आज भी उस तरीके का विस्तार नहीं करता हूं क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं। बट सेल्फ इम्पैथी का सिंपल मतलब है कि ईर्ष्या द्वेष और विरोध जो अपने में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे हमारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, उसको हम पहचानने का काम करते हैं। अभी हमको ईर्ष्या द्वेष और विरोध के कारण के रूप में सामान्यतः दूसरे का व्यवहार लगता है, या दूसरे का किया हुआ काम लगता है, यानी दूसरा व्यक्ति लगता है। जब तक दूसरा हमको अपने ईर्ष्या द्वेष और विरोध का कारण लगता है, तब तक मेरे हाथ में करने के लिए कुछ है नहीं। जैसे ही ये बात दिखती है कि दूसरा व्यक्ति वस्तुतः एक स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है, एक घटना के शुरू होने का तात्कालिक कारण तो हो सकता है, मूल कारण नहीं है। मूल कारण तो हमारी अपनी जरूरत का पूरा नहीं होने के कारण अपने में ईर्ष्या द्वेष और विरोध जैसे नकारात्मक भाव आते हैं। तो उन जरूरतों पर शिफ्ट हो पाना, ये इम्पैथी का एक महत्वपूर्ण जगह है, कि ये जरूरत पूरा नहीं होने के कारण हम में ईर्ष्या द्वेष और विरोध है, न कि दूसरा व्यक्ति इसका कारण। फिर धीरे से अपने को इस जगह पर शिफ्ट करना होता है कि वस्तुतः ये जरूरतें हैं जिसको मैं संबंध में वैल्यू देता हूं, महत्व देता हूं। और वहां के बाद फिर ये बात पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि ये जो मेरी जरूरत है, इसको पूरा करने के क्या तरीके हो सकते हैं, मैं इसको कैसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ। पर मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ, इसको खुद से पीछे के सेशंस में जाके जरूरत हो तो देखने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अपनी ऐसी स्थिति भी नहीं हो कि हम सेल्फ इम्पैथी देने का काम कर सकें, तो दूसरे से इम्पैथी पा करके खुद ठीक होना ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि अभी अगर संवाद में हम उलझ गए हैं, मेरे अंदर भी आपके लिए ईर्ष्या द्वेष विरोध है और आप में भी मेरे लिए ईर्ष्या द्वेष और विरोध है, तो इसमें समाधान का रास्ता तो यही दिखता है कि किसी विधि से पहले हम अपने ईर्ष्या द्वेष और विरोध को समाप्त कर सकें, फिर दूसरे के ईर्ष्या द्वेष विरोध के समाप्त होने में सहयोगी हो सके। तो या तो वास्तविकताओं की समझ के आधार पर अपने को ठीक करें, या सेल्फ इम्पैथी के आधार पर ठीक करें, या तीसरा तरीका है दूसरों से चर्चा और संवाद को शुरू करके हम उससे इम्पैथी पा करके ठीक होने का काम करते हैं। और एक बार हम खुद ठीक हो गए तो फिर दूसरे को इम्पैथी देने के काम को हम कर पाते हैं। पीछे के सेशंस में ये इम्पैथी या एकानुभूति या समानुभूति, इस पर हम चर्चा पर्याप्त कर चुके हैं, इसलिए भी हम इस पर अभी आगे बात नहीं करते। कई बार इस संवाद के रुकने का एक कारण यह भी होता है कि हम संवाद की कला को दूसरे से बात मनवाने के तरीके के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। तो अपना हम जो निर्णय है उसको पहले से फिक्स करके रखते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने तरीके को पहले फिक्स करके रखते हैं, और फिर ये सारा कला यूज करते हैं दूसरे से अपनी बात को मनवाने के लिए। तो बेसिकली इस स्थिति में हम दूसरे से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट की भाषा में डिमांड ही कर रहे होते हैं। और जब भी हम दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, बात मनवाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस डिमांड की पहचान यही होती है कि हम दूसरे से नो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, नहीं सुनने को तैयार नहीं होते हैं, उसके प्रति हमारा स्वागत भाव या स्वीकृति नहीं होता। ये अगर अपने में स्थिति हो तो ये प्रश्न पूछना जरूरी है कि अपने लिए होना महत्वपूर्ण है कि दिखना महत्वपूर्ण है।
सचमुच अंदर से हम खुले हो सकें अपनी जरूरत और दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। या चर्चा और संवाद होता हुआ तो दिखे, लेकिन उसके पीछे हम अपने एजेंडा को पुश करने का, अपने निर्णयों को पुश करने का काम कर रहे हैं। इस रूप में ये सवाल पूछना जरूरी है कि होना महत्वपूर्ण है या कि दिखना महत्वपूर्ण है। हम सचमुच खुले मानस के हों अंदर से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या अंदर से तो बंद रहें बाहर से खुले दिखें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल अपने से पूछना जरूरी है। उसी तरह से भाषा भाव की सटीक अभिव्यक्ति के लिए है, न कि भाव खराब है और भाषा का ठीक प्रयोग करके हम दूसरे को चलाने की टेक्निक के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो भाव के साथ भाषा का महत्व है, ना कि भाव को छोड़ करके भाषा का महत्व है। ये बात समझना जरूरी है। इसी तरह से ईमानदारी से अपनी बात को पूरा ठीक ठीक हम नहीं बताते हैं, सही सही नहीं बताते हैं, या अगला नहीं बताता है, तो उसमें भी संवाद नहीं हो पाता है। इस स्थिति में ये जानना जरूरी है कि जब तक हम परिस्थिति को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, ठीक ठीक नहीं समझते हैं, तब तक हम कितना भी समाधान ढूंढने जाएंगे, समाधान कुछ ज्यादा हमको मिलेगा नहीं, कुछ ज्यादा हमको मिलेगा नहीं। तो परिस्थिति की सटीक जानकारी के बिना समाधान संभव नहीं है। इसलिए ट्रांसपेरेंटली जब तक हम अपनी पूरी बात को ठीक ठीक बताएंगे नहीं, अगले की पूरी बात को ठीक ठीक सुनेंगे नहीं, तब तक संवाद सटीक नहीं हो सकता है। ये पहचानना जरूरी है। इसी तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे से इम्पैथी चाहता है, पर देने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम में भी इम्पैथी का डेफिसिट है, अभाव है। दूसरे में भी इम्पैथी का डेफिसिट है, अभाव है। ऐसी स्थिति में भी संवाद रुक जाता है, क्योंकि दोनों को दूसरे से पाने की अपेक्षा तो है, देने की स्थिति में कोई नहीं है। ऐसी स्थिति जब भी हो, तो जो स्वयं में ईर्ष्या, द्वेष और विरोध को ठीक करने का स्टेप बताया था, वही स्टेप यहाँ भी करना होता है। और न्यूनतम ये जरूरी है कि दूसरे से इम्पैथी पा करके, यानी दूसरे से चर्चा और संवाद के क्रम में दूसरा धीरे धीरे हमारी नीड को पहचानने का काम करता है, फीलिंग को पहचानने का काम करता है। वो नीड से हमको कनेक्ट कर देता है। फिर हम नीड पर प्राइमरली फोकस्ड हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। इस रूप में अपने में एक सहजता की स्थिति में हम आते हैं। फिर उस सहजता के साथ अगले की नीड और फीलिंग को पहचान करके उसके साथ डायलॉग करने का काम शुरू करते हैं। ये अगले को इम्पैथी देने का मतलब है। तो हम एक बार यहाँ पे रुक जाते। इसमें किसी भी जगह पर कोई प्रश्न हो तो हम उसको पहले एक बार बात कर देना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम रुक रहे थोड़ी देर के लिए। इसको देख के बताइए, इसमें किसी भी जगह पर कोई प्रश्न हो तो उसको पहले बात कर ले। स्क्रीन दिख रहा है वंदन प्रॉपरली? जी भैया दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है ना, बढ़िया। तो बताइए, इतने पर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम एक बार उस पर बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ विकास भाई। भैया इसमें आखिरी वाला पॉइंट है, दोनों पक्ष इंटरव्यू चाहता है तो के नीचे क्या लिखा है? नॉइज आ रही है कॉन्स्टेंटली, मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ तुमको विकास। आखिरी वाला पॉइंट का जो नीचे वाला दो मिनट का बोलते हैं। शीतल भैया, आपको आइडिया लगा क्या क्या कह रहे हैं?
मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भैया, आपकी आवाज तो आ रही है। बढ़िया। तुम सुन पाए क्या, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं भैया। विकास भैया, माइक है आपके पास, एक बार आप और बता सकते हैं। हाँ भैया, लास्ट पॉइंट समझ में आया। लास्ट पॉइंट ये बिंदु है कि इम्पैथी तो हम एक दूसरे से चाह रहे हैं, वो समानुभूति हम एक दूसरे से चाह रहे हैं, पर हम में से कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि अगले को उस समानुभूति इम्पैथी देने का काम कर सके। उस स्थिति में क्या करेंगे? तो अपने में ही इम्पैथी की कमी दिख रही है कि हम अपने नीड से कनेक्ट होने का काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग से कनेक्ट होने का काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे की नीड और फीलिंग को पहचानने के काम कर पाने में हम समर्थ हैं, असमर्थ हैं, अभी इनकेपेबल हैं इस समय। तो क्या करें? तो उसका तरीका यही है कि खुद में पहले दूसरे से इम्पैथी पा करके या सेल्फ इम्पैथी के माध्यम से हम स्वयं को नॉर्मल करने का, सामान्य और सहज करने का काम कर सकें, फिर दूसरे को इम्पैथी देने का काम हम कर सकें। इसकी जरूरत दिखाई देती है, इसकी जरूरत दिखाई देती है। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बताइए, एक बार हम उसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम आगे चलते। किन्हीं का बढ़िया। प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। सुनील अंकल जी का हैंड रेज। हाँ, सुन लेते। हाँ प्रणाम। मैं थोड़ा, प्रणाम जी। मेरा आज वो अलार्म बुला नहीं तो मैं थोड़ा लेट जुड़ा। इसमें जो आपने तीसरा पॉइंट लिखा है, संवाद की कला को दूसरे से बात मनवाने के तरीके के रूप में प्रयोग करना, तो अभी मैं बेटे के साथ तो ऐसा ही करता हूँ कि संवाद करते हुए उसको कैसे भी इधर की तरफ आकर्षित करना है, जीवन विद्या की तरफ। तो जो अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ऐसा ना करूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो आपने इसमें लिखा है समाधान, भाव की सटीक अभिव्यक्ति के लिए सटीक भाषा होना महत्वपूर्ण है, न कि दिखना। दो बातें लिखी है हमने। सम... आवाज आ रही मेरी भैया? हाँ, दूसरी कहाँ लिखी है? बता रहा हूँ, हाँ। बता रहा हूँ। दो बातें लिखी हैं। एक तो ये बात लिखा है कि ये पहचानना जरूरी है कि भाषा भाव की सटीक अभिव्यक्ति के लिए है। तो सचमुच हमारे अंदर स्नेह का भाव है, हम अपनी जरूरत और दूसरे की जरूरत दोनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं, ना कि अपनी स्ट्रेटजी या तरीके के साथ चिपके हुए हैं। ये भाव अंदर होना जरूरी है, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा है। ना कि भाषा में चीजें ठीक दिखे और अंदर भाव में ही चीजें ठीक नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी को नीचे दूसरे बिंदु में लिखा है कि अपने लिए होना महत्वपूर्ण है, न कि दिखना महत्वपूर्ण है। हम सचमुच अंदर से स्नेह के भाव में भरे रह सकें, उस आधार पर हमारा मानस किसी भी स्ट्रेटजी को स्वीकारने के लिए खुला हो, ये होना महत्वपूर्ण है। ना कि ऐसा दिखाना दूसरे को कि हम बड़ा आत्मीय ढंग से संवाद कर रहे हैं, ये दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने में वैसा होना महत्वपूर्ण है। क्योंकि तृप्ति जो मिलती है वो होने से मिलती है, ना कि दूसरों को दिखाने से मिलती है। ये बात लिखी है भैया। नहीं, इसमें जैसे आपने कहा कि अ, भाषा के साथ स्नेह का भाव भी होना चाहिए। स्नेह का भाव है तभी तो संबंध देख पा रहे हैं, अपना जैसा देख पा रहे हैं, तभी तो चाह रहे हैं भी कि थोड़ा जीवन विद्या को ढंग से सुना जाए, समझा वही, जाए। जीवन विद्या को ढंग से सुना जाए का मतलब यही है कि तुमको नहीं समझ में आता है, तुमको उपयोगिता नहीं दिखती है, तुम भी फिर भी तुम इसमें लगो। अगर मैं उसको ब्लंट भाषा में कहूँ तो उसका मतलब यह है कि तुमको उपयोगिता नहीं दिखती है, तुमको सार्थकता नहीं दिखती है, तुमको महत्व नहीं दिखता है, फिर भी तुमको लगना चाहिए।
नहीं तो इसमें अब मुझे सुधार क्या करना है कि मैं स्नेह का भाव रखे हूँ और भाषा भी पहले पूरा सुन के सामने वाले को और एक्नॉलेज करते हुए और फिर उसको रख रहे हैं। अब कोई तो कह रहा है साइलेंट हो जाओ कुछ समय तक, खाली सुनो, वो जो कर रहा है उसको करने दो। उसमें देखिए दूसरे क्या कह रहे हैं, मैं उसमें से किसी बात पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतनी ही बात कहूंगा कि दो ही काम करना होता है। एक ये बात जो बार बार कहते हैं कि अगला मानव भी कल्पनाशील है, कर्म स्वतंत्र है, इस रूप में समझ के आधार पर वो निर्णय लेगा, तो समझने में सहयोग करने का काम हम करेंगे या जबरदस्ती बात मनवाने का काम करेंगे? हमारा रोल क्या है, दूसरे को समझने में सहयोग करना या दूसरे से जबरदस्ती अपनी बात मनवाना? नहीं ठीक है, सहयोग करना ही है। तो सहयोग करना अगर एक बार हमको रोल दिखाई देता है तो उसका तरीका क्या होगा? वो दबाव डालने की विधि से होगा या मैत्रीपूर्ण संवाद की विधि से होगा? मैत्री। और मैत्रीपूर्ण संवाद को जब हम करने जाते हैं तो हमको देखना ही पड़ेगा कि हम दूसरे पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं या खुले मानस से अगले की जरूरत को पहचान के, अपनी जरूरत को पहचान के दोनों को पूरा करने का स्ट्रेटजी सोचने का काम कर रहे हैं। हम हाँ नहीं अगर ठीक है। दूसरे की नो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम दूसरे की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को सम्मान कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ नहीं ठीक है, मेरा ध्यान गया कि नीड पूरी पकड़ में नहीं आई, उसकी नीड जो भी है उम्र के हिसाब से अभी दो पीयर प्रेशर में जैसा भी है तो उसको समझते हुए और थोड़ा फ्री स्पेस देते हुए और थोड़ा सा विश्वास रखते हुए कि उसकी समीक्षा होगी, सही की भी होगी, गलत की भी होगी। तो और समझदारी से खुद जिया जाए पहले, जिम्मेदारी से। वो फिर उसको जिस दिन लग जाएगा शेषता उस दिन वो पूछेगा, आकर्षित होगा। हाँ ठीक है, ये मतलब ये मेरे को वो आपके तर्क तो पूरे पकड़ में आ गए हैं, लेकिन वो जीते समय थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। वो करते हैं, क्या होता चलो है करते हैं। भैया, जितने दबाव दे करके हम अगले को कुछ करवाने जाते हैं ना, या हम कोशिश करते हैं उसको कन्विंस करने का, हमारा दबाव पहले अगले तक पहुंचता है और वो दबाव से वो टर्न ऑफ होता है, ना कि मोटिवेट होता है हमसे जुड़ने के लिए। हाँ ठीक कितने है। भी सूक्ष्म ढंग से वो दबाव डालने का काम हम कर रहे हों, दबाव पकड़ में आता है दूसरे को। तो इसको मतलब सामने वाले की सूक्ष्मता में देखने की योग्यता है इसको मतलब। जी कहते फिर हैं से। बिना जिम्मे देखे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आपकी भाव को तो पकड़ लेता है चेहरे से ही। जी तो जी, ये तो स्थूलता में पकड़ में आ जाता है या स्थूल दृष्टि से या वही है। सामान्य ढंग से तो हर आदमी को कुछ न कुछ पकड़ में आता ही है, जितना दृष्टि शार्प होता जाता है उतना उतना और ज्यादा पकड़ में आता है। हाँ नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, चलो मैं मतलब मुझे और अभ्यास करने की जरूरत है, बाकी मैं तर्क से तो संतुष्ट हो गया हूँ कि हाँ मुझे ही करना है कुछ। करते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया। इसमें ध्यान रखने के संदर्भ में कुछ बातें हैं जिसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देते। शुरू के कुछ दिन देखिएगा ना तो ये मैकेनिकल सा लगता है। मैकेनिकल सा लगने का कारण ये होता है कि हमारे अंदर इस भाषा को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली या तो भाव नहीं होता है या हमारा इस तरह से बात करने का अभ्यास नहीं होता है। एक बार भाव का सपोर्ट अंदर से मिलने लगता है या थोड़े दिनों का अभ्यास जब हम करते हैं तो हम इस नई विधा में सहज हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार इसका अभ्यास करते समय अपने बोलने की गति धीमी हो जाती है या निर्णय पूर्वक उसको धीमा करने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा वही पुरानी भाषा मुंह से निकलने लगती है क्योंकि हम उसमें अभ्यस्त हैं। किसी नई भाषा को सीखते समय
धीरे धीरे ही शब्द और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारी जुबान पे आता है। उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे से जुड़ाव महसूस नहीं होने से, अपने अंदर स्नेह का, करुणा का भाव नहीं होने से हम मैकेनिकल हो जाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि नई भाषा और भाव के व्यवस्थित होने में समय लगता है। ये नई भाषा के व्यवस्थित होने में समय लगता है, और भाव के व्यवस्थित होने का मतलब है भले ही अभी हम मान रखे हों कि हमारा बहुत स्नेह का भाव है अगले के लिए, लेकिन इस नई भाषा के साथ ये दिखना शुरू होता है कि कहने में तो हम कहते हैं स्नेह का भाव है, लेकिन सचमुच उतने ओपननेस के साथ हम अपने अंदर अभिव्यक्त नहीं होते हैं, प्रस्तुत नहीं होते हैं। इस रूप में भाव के व्यवस्थित होने में समय लगता है। एक बार हमारा तरीका ठीक हो जाए ना, तो रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। जैसे यही बात अभी हो रही थी ना, कभी प्रयोग करके देखना चाहिए। सचमुच ईमानदारी से अपने मानस से दबाव को एक बार छोड़ देना चाहिए, और सचमुच खुले मानस से अपनी जरूरत और दूसरे की जरूरत को केंद्र में रख करके डायलॉग को करके देखना चाहिए, रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अभ्यास के बिना अपने जीने में बदलाव संभव नहीं है। अभी की स्थिति यह है कि हमारे बोलने, समझने और जीने के बीच पर्याप्त दूरी रहती है। हमारा समझना, हमारा बोलना, हमारा जीना, इनमें ही बहुत सारा अंतर विरोध बना रहता है। अगले से जुड़ने के लिए देखेंगे ना, तो अगले की आवश्यकता और भावना को पहचानना और उनकी आवश्यकता को पूरा करने में सहयोग करना अगले से जुड़ने का एक प्रभावी तरीका है, एक इफेक्टिव तरीका है। अगले की आवश्यकता को पहचान करके उसको पूरा करने में जब हम सहयोग करते हैं, उसमें हम अपनी भागीदारी करते हैं, तो किसी समय में अगला भी हमारे साथ जुड़ाव महसूस करता ही है, जुड़ाव महसूस करता ही है। तो उसमें भी हमारे प्रति जुड़ाव विकसित हो जाए, कनेक्शन वो महसूस करने लगे, हमारे प्रति वो लगाव, वो आत्मीयता महसूस करने लगे। उसका एक सशक्त तरीका है अपने भाव को ठीक रखते हुए अगले को उसकी जरूरत के पूरा होने में सहयोग करने का काम कर पाना। अगर ज्यादा कठिन लगता हो अपने तरीके को बदलना, तो अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हमारे वर्तमान तरीके हैं वो उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या और बाधित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब हम दबाव बना करके दूसरे को कुछ कहने जाते हैं, अपमानजनक ढंग से कुछ कहने जाते हैं, विरोधजनक ढंग से कुछ कहने जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखा करके, दूसरे को क्रिटिसाइज करके, दूसरे को ब्लेम करके, दूसरे को गलत सिद्ध करके जब हम कुछ कहने जाते हैं, तो क्या ये अगले को अपना तरीका बदलने के लिए मोटिवेट करता है या अगले को और टर्न ऑफ करता है और दूर करता है। इस रूप में हमारी जरूरत के पूरा होने की संभावना और कम हो जाती है। ये पहचानना जरूरी है, ये सवाल अपने से पूछना जरूरी है। इसी तरह से ये भी देखना चाहिए कि अगले में सुधार लाने के लिए जो हमारे वर्तमान तरीके हैं ये काम कर रहे हैं या उनको और ज्यादा बाधित कर रहे हैं। तो प्रश्न दोनों तरफ से पूछा हुआ है। जो तरीका अभी हम अपनाए हुए हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करने में सहयोगी हो रहा है कि बाधक हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरों के भी ठीक होने में सहयोगी हो रहा है या और ज्यादा बाधित कर रहा है और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ये 2 सवाल अपने से पूछने की जरूरत है। और जितना जितना ये उत्तर अपने में दिखाई देता है कि हमारा वर्तमान तरीका हमको उलझा रहा है, हमारी जरूरत को पूरा होने में भी बाधा डाल रहा है और दूसरे को सुधार करने के लिए भी पर्याप्त मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, बल्कि और कॉम्प्लिकेट करता चला जा रहा है, उतना उतना हमको नए तरीके को समझने का, सीखने का, ट्राई करने का, जीने का मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन बनता है। इतने पर कोई भी बात हो तो बताइए, एक बार हम उसको बात कर दें, फिर हम आगे चलेंगे।
जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी महेंद्र भैया, माइक दिया आपको, बता सकते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया जैसे कोई बात अब किसी मित्र वगैरह से हम करते हैं हमारे, तो उसको ब्लेम के रूप में क्यों जाता है वो कि क्योंकि हम बोलते हैं ब्लेम के रूप में, इसलिए जाता है तो अगले उसको को। कैसे कैसे सुधारा जाए? या तो जबकि अपना भाव नहीं है, अपना स्वभाव भी नहीं है ब्लेम रूप में, एक बात करने का तरीका हो सकता है कि हम ऐसे ही बात करते हैं, और अक्सर फोन पे जब बात करते हैं तो वो अधिक ही ब्लेम के रूप में होता है। जी, उसका चाहते भी कारण नहीं है यह है या कि ऐसा जब इतना। सामने हम जी नहीं होते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन से भी जो कम्युनिकेट होता है अगले को, वो नहीं होता है। आप पूछेंगे तरीका क्या है? तरीका एकदम सिंपल है, ऑब्जर्वेशन की भाषा को बोलना होता है, अपनी नीड और फीलिंग को बताने का काम करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन की भाषा हम जैसे ही बोलते हैं, वो ब्लेम और कंप्लेन जाना बंद हो जाता है। अपनी फीलिंग और अपने नीड को जब हम बताना शुरू करते हैं, अपनी फीलिंग के लिए अपने नीड के पूरा नहीं होने को हम रिस्पॉन्सिबल मान करके शेयर करना शुरू करते हैं, तो अगला ब्लेम नहीं महसूस करता है। अगला ब्लेम इसलिए महसूस करता है कि हमारी भाषा सारी तुम से शुरू होती है। अगला ब्लेम इसलिए जी महसूस करता है कि कहीं ना कहीं हम बताते हैं कि मेरे दुखी होने का, समस्या का, परेशानी का कारण तुम्हारा कार्य और व्यवहार है। ये सुनाई देगा किसी को भी तो ब्लेम तो लगेगा जी। जी जी भैया, ठीक तो भैया। तो भाषा हमको वो पकड़नी होती है कि हमारे खराब भाव का कारण, हमारी समस्या का कारण हमारी अपनी जरूरत का पूरा नहीं होना है। हम जैसे ही उसका कारण दूसरे को बोलने जाते हैं, बताने जाते हैं, तो दूसरे को वो ब्लेम की तरह, कंप्लेन की तरह सुनाई देता ही है। हम लोग शुरू से इस संवाद की बात इसीलिए कर रहे हैं कि उस समस्या से बाहर निकल सके। ये तो है ही समस्या। जी भैया, जी जी भैया, ठीक भैया। बढ़िया। तो हम थोड़ी और कुछ बातें कर देते आगे की। या भरत भैया का हैंड रेज है। हाँ, तो माइक दे दो। जी जी भैया, माइक दिया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया ये संवाद अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञानम न तके वैराग्य बिना, करे कोटि उपाय। इसको समझना था, लेकिन अभी यदि आपका फ्लो कट हो रहा है तो बाद में बात करेंगे। बाद में करते हैं। कोई बात नहीं भैया। या बाद में करते हैं। जी भैया, जी भैया। अदिति दी का एक मैसेज है, बंधन। जी भैया, हाँ दीदी, माइक दिया है आपको। नमस्ते भैया। अ, नमस्ते। तो अभी जब अभ्यास के प्रोसेस में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जब ऐसे आपको सुन रही होती हूँ या ऑडियो सुनती हूँ, तो बात समझ में आ रही होती है कि हाँ, ये सही है, ऐसे हो जाएगा। पर जब जीने में उसको होता है, तो वो गड़बड़ होता है, और अभी जब फिर से सेशन सुन रही हूँ, तो चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। तो ये स्टेप, मतलब इसको आपने बहुत सारी अलग-अलग विधियाँ बताई हैं, अभी भी जो मैंने सुना। और ये भी बात ठीक है कि अगर सही बोलने के सोचती हूँ कि अब 1 घंटे बहुत ध्यान से रहूँगी, तो आवाज़ ही बंद हो जाती है। मतलब बात करने जैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम खुद के भाव को स्थिर करने में ही चला जाता है। तो व्हाट शुड बी द राइट स्टेप फॉर मी? मतलब मैं अभी कैसे शुरू करूँ? मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ, और बातें सुन के सबसे सहमत भी हो पा रही हूँ। पर जब जैसे अभी मैं सुनील जी को भी सुन रही थी, तो अभी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी ये सब सुने बैठ के, और वो अंदर वाला भाव मेरा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं जानना ये चाहती हूँ
कि कैसे शुरू करूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप सधता जाए? दो ऐसा लग रहा जी, 2 छोटे कमेंट हमको करने हैं। जी। एक बार ये सिद्धांत समझ में आता है तो किसी छोटे ग्रुप में उसका अभ्यास करने की जरूरत है। हुँ, हुँ, एक बार ये सिद्धांत समझ में आता है तो किसी छोटे ग्रुप में उसका अभ्यास करने की जरूरत है। उस हुँ, अभ्यास के बिना इसके ठीक होने का बहुत संभावना नहीं दिखता। हुँ, वो बिल्कुल नहीं नहीं हो रहा। करेंगे तो ऐसा ही है कि ड्राइविंग के कंसेप्ट को समझ करके हम सीधा रोड पे गाड़ी लेके निकलना चाहते हैं, हुँ, हुँ, एक्सीडेंट होता ही रहेगा, हुँ, होता ही रहेगा। ठीक है भैया, थैंक यू। दूसरा, अगर हम जी, चाहते हैं कि हमारा बच्चा इनको सुने, इससे जुड़े, तो वो हमारे आचरण, व्यवहार और जीने में बदलाव के आधार पर ही होगा, ना कि ये सिर्फ हुँ, अच्छा सोचने से या ये अपने मन में कल्पना करने से कि वो जुड़ जाए तो अच्छा हो जाएगा, उससे नहीं होना हुँ, है। हुँ, हुँ, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा आचरण बदलता है, हमारा जीना बदलता है, उससे जो अगले को आराम मिलता है, वो जगह है जहां से अगला जुड़ता है हम इस कंटेंट से या हमसे। जी, पहले वो आपसे जुड़ेगा, फिर ये कंटेंट से जुड़ेगा, जी भैया, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएगा। जी भैया समझ आया। जी। जी। जी सुधीर भैया जी, आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। भैया नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, नमस्ते जी। जी भैया, आपने ड्राइविंग की बात की ना, तो उससे एक थोड़ा सा प्रश्न बनाया, पता नहीं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। आजकल जो रोड पे है ना, जैसे हम चलते हैं सड़क पे, तो लोग इतना डेंजरसली ड्राइव करते हैं, इतना एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं और इतना हेस्ट में रहते हैं और इतना ज्यादा बद दिमागी, जिसको पता है ना, जिसको मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 2 दिन पहले एक जयपुर में बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ इसी चक्कर में। और अभी ना जैसे चौराहे पे चल रहे हैं तो वो आपको अपने ईगो पे ले लेते हैं, अपना अहंकार का प्रश्न बना लेते हैं उसको, और उसको कैसे ना कैसे टेढ़ा मेढ़ा राइट से कहीं से जाना, अब उससे लाइफ पे कोई थ्रेटनिंग हो जाता है वो। मतलब जैसे आज ही मैंने इस चीज को, मेरी धर्मपत्नी के साथ में 2-4 जगह गया था, तो इतना बुरी तरह से लोग चला रहे हैं। अब उस केस में हम उसको अपने संयत रखते हैं, हम उसकी योग्यता कम है ये समझ जाते हैं, वो सब कुछ तो है, लेकिन वो जो खतरा सबके लिए पैदा कर रहा है ना, उसका इलाज कैसे करें, करें या ना करें? 2 स्टेप में इसका उत्तर है। बताएं भैया। पहला स्टेप यह है कि बीमारी जितनी ज्यादा होती है, डॉक्टर या वैद्य का एक्सपर्टीज उतना ज्यादा चाहिए। हम्म। तो रोड पर बाकी लोग जितना खराब ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको उतने अच्छे और एक्सपर्ट ड्राइवर बनना होता है अगर उस रोड पर आप सेफली ड्राइव करना चाहते हैं तो। हम्म। ये पहला स्टेप पकड़ में आता है। बिल्कुल आता है, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ तो और भगवान की दया है जी। तो जी। पहला स्टेप यही होता है कि अगला जी। सब तरह का दुर्व्यवहार भी हमारे जीने में कर रहा हो ना, जी। तो वो सब के बीच में से अपने भाव को संतुलित रखने का, स्थिर रखने का, रिस्पॉन्ड करने का उपाय हमको आने की जरूरत है। भैया इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा। जी। जैसे ट्रैफिक आइलैंड बन जाते हैं ना, जब चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं या उस सिटी में चलते हैं, तो ट्रैफिक आइलैंड्स बन जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, या तो उससे पीछे जाता हूँ या उससे आगे हो जाता हूँ, है ना। इतना एक्सपर्ट हूँ, है ना। ये बिल्कुल ट्रैफिक की बात हो रही है और मानव व्यवहार की बात भी हो रही है ना। अब क्या है कि इतना एक्सपर्ट तो आप ड्राइवर हैं, अब यहाँ पर जो है ना, उसको कि वो बेहतर हो सके, और हमारे जो भाव जो है ना वो बिगड़ जाता है, इसमें कोई शक, मतलब बहुत क्रोध सा आ जाता है और अफसोस होता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वही, एक हाँ। मिनट के लिए यहाँ पे रुकिएगा। ये जो भाव हम्म। बिगड़ना हमारा शुरू हो गया ना, हाँ। तो आप गाड़ी के एक्सपर्ट ड्राइवर होंगे, लेकिन संबंध और व्यवहार के नहीं हैं, ये नहीं है। पहचानना जरूरी है। बिल्कुल नहीं है जी। और ये अगर ठीक नहीं होगा तो हम्म। हम ही आवेश में आ जाएंगे, तो हम्म। दूसरे के ठीक होने और करने में भी हम कुछ ज्यादा सहयोग नहीं कर सकते हैं, ये पहचानना भी जरूरी है। भैया अगर हम उस ट्रैफिक को पार नहीं करेंगे ना, तो वो हमको कभी जाने ही नहीं देंगे, वो यात्रा पूरी ही नहीं होगी। एक इसमें एक ये वाला पहलू भी है। मैंने आज अपनी धर्मपत्नी से ये कहा था ड्राइविंग करते वक्त, कि शाम भैया ड्राइव करते हुए सड़कों पे, हिंदुस्तान की सड़कों पे उनको ड्राइव करना पड़ता है क्या भी? मानव मानव संबंध में तो हम कर सकते हैं, जहां पर सामने वाला चेतना संपन्न मानव है, चेतना संपन्न ज्यादा शब्द हो गया, लेकिन अगर वो समझदार, एक मेधा संपन्न मानव है वहाँ, और जो अपना
जिसका हमसे कोई संबंध, हम संबंध सबसे है ही, लेकिन वैसे भी जो पारिभाषिक जो संबंध है वहां तक तो आप कर सकते हैं इन चीजों को। लेकिन जो अनजान लोग हैं ना, जो सबके लिए खतरा बन जाते हैं, उनसे आप बच सकते हो, दूर हट सकते हो, लेकिन फिर आप जाने के लिए इंतजार ही करते रहोगे। तो इंतजार करें मतलब अनंत काल तक, ऐसा। नहीं, इस सवाल को हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते। आज हमारी हम्म। स्लाइड के लास्ट में इस पर चर्चा है ही, जी जी। तो हम उस समय पर इसको थोड़ा विस्तार कर देते भैया। जी भैया। जी भैया। आना ही है अभी हमको उस पर। जी भैया। जी भैया। बढ़िया। एक जी भैया। प्रश्न भैया। बार बार जी। हम लोग पूछते रहते हैं, आता हूं मैं उस पर लौट के। जी भैया। एक प्रश्न हम लोग बार बार पूछते रहते हैं कि कब तक ठीक जीने का काम हम करते रहेंगे। दूसरा इतनी सारी गलतियां कर रहा है तो हम ही कब तक ठीक जीते रहें। हम्म। प्रश्न एकदम सिंपल अपने से पूछने की जरूरत है कि हमारे पास कोई और बेहतर विकल्प या तरीका है क्या। अगला कीचड़ में पड़ा हुआ है, अगले ने आग लगा लिया है अपने में, अगले ने अपना हाथ पैर तुड़वा लिया है। तो हमारे पास और कोई बेहतर विकल्प हो ठीक जीने के अलावा तो उसको अप्लाई कर ले। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि वो उसको शांति से और प्रेम से, मैं तो हाथ भी जोड़ देता हूँ, कई लोग तो मुस्कुरा देते हैं, 10 में से लोग 2 लोग मुस्कुरा देते हैं। मैं बाकायदा हाथ जोड़ देता हूँ गाड़ी चलाते वक्त कि पहले आप चले जाइए और हो सके तो हमें जगह दे दीजिए, ऐसा करता हूँ मैं, है ना। तो कई लोग तो कर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन 10 में से एक आदमी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा आवेशित होता है, उसको समझ में नहीं आता है। फिर मैं उससे ज्यादा, मैं तो बस वही चलता है कि भाई हाँ, हम तो ठीक जिए, वो जैसा जी रहा है उसको, कोशिश की हमने, कोई बात नहीं, बाद में कभी ठीक हो जाएगा, तो वो उसके लिए दुआ करके आगे निकल जाते हैं। वही, आता हूँ भैया उस पर, मैं आता हूँ अभी जी लास्ट भैया। में। जी आता भैया। हूँ। जी। अभी तो हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कब तक ठीक जीने का काम हम करते रहें। अगर ये सवाल मन में उठता है तो अपने से हम्म। ये सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारे पास कोई और बेहतर तरीका है क्या जीने का। हाँ, वो तो जीना ही नहीं आया, अगर ये सवाल उठ रहा है तो फिर जीना नहीं आया हमको, ये तो बात ठीक ही है। अगर ये सवाल उठ रहा है, यही अपने आप में द्योतक है इस बात का कि हम जीना सीखे नहीं अभी तक। जी भैया। जी जी मैं अपना माइक म्यूट कर लेता हूँ भैया। जी जी। जी। जी भैया, आगे बढ़ते हैं जी। तो अगर अपने मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि कब तक हम ठीक जीते रहें, तो अपने से 2 सवाल पूछने की जरूरत है। एक ये कि हमारे पास कोई और बेहतर विकल्प है क्या। अगर बेहतर विकल्प है तो अपना लें, नहीं है तो जो अभी विकल्प दिखाई दे रहा है ठीक जीने का उसको करते रहें। दूसरा ये दिखना जरूरी है कि जो वर्तमान तरीका हम अपना लेते हैं, विरोध के बदले विरोध का, युद्ध के बदले युद्ध का, संघर्ष के बदले संघर्ष का, अपमान के बदले अपमान का, क्रोध के बदले क्रोध का, वो तरीके समस्याओं को हल करते हैं, सुलझा देते हैं या और उलझा देते हैं। इसी तरह से अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, मैत्री जैसे भावों के साथ ठीक जीने का काम हम कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य अपनी तृप्ति के लिए करना है या ऐसा भ्रम हो गया है कि दूसरों पर उपकार करने के लिए हम कर रहे हैं। इसी तरह से अपने से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि अपनी सुख शांति बनी रहे और दूसरों में बदलाव हो जाए, इसका कोई बेहतर तरीका है क्या हमारे पास। अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को बनाए रखते हुए जब हम जीते हैं, तभी हमारी अपनी शांति भी होती है और तभी दूसरे में भी बदलाव में, उसके विकास में, उसकी जागृति में हम सहयोग करने का काम कर पाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो नया रास्ता है, अपने भाव को स्थिर रखना और फिर उसके साथ भाषा में भी उसको सटीकता से, बिना ब्लेम, कंप्लेन और जजमेंट के अपनी नीड और फीलिंग के रूप में एक्सप्रेस करना, दूसरे की नीड और फीलिंग को पहचान पाना, हम दोनों की नीड को पूरा करने के तरीकों के उपायों पर सोचने पर काम कर पाना, इस नए रास्ते में बढ़ना और रोज इसमें अपनी योग्यता का विकास करना ही समाधान की ओर बढ़ना है। ये अगर हम नहीं करते हैं और समस्याओं के सिर्फ रोने गाने में समय व्यतीत करने का काम करते हैं, तो उससे कोई बहुत उपलब्धि हासिल नहीं होती। जितना जितना हमको ये दिखता जाता है कि इस डिजाइन से जीना मेरे अपने तृप्ति के लिए जरूरी है, जितना जितना ये दिखता जाता है कि इस नए डिजाइन से जीने से ही दूसरा हमसे जुड़ाव महसूस करता है और इसी आधार पर हम दूसरे में बदलाव करने के लिए कुछ सहयोग करने का काम कर सकते हैं, उतना उतना हमको दिखता है कि तरीका तो यही है जीने का और कोई तरीका नहीं।
न्यूनतम स्थिति क्या है संवाद की? जिन जगहों पर हमसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा हो, हर चीज उलझ ही जा रही हो, वहां पर क्या स्थिति है संवाद की, उसको देखते हैं। बट भैया का कोई प्रश्न है तो माइक दे दो बंदन, पहले देख लें हम उसको। वंदन, हैंडरेज था भैया का क्या? नहीं 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 भैया, अभी वो माइक म्यूट कर दिया था मैंने। हाँ नहीं, आपका नहीं था, किन्हीं और का था। जी, इसमें ठीक एक है। छोटा सा प्रश्न बन रहा है भैया। भैया जी जी, कि ये केतन अगर, पटेल जी का दिख रहा है हमको, हैंडरेज जी। जी, मैं इसमें आपकी ही जो बात चल रही है उसी हाँ, में एक छोटा आप सा बताइए प्रश्न बना है, बताइए, सुन जरा सा लेता हूँ जी। छोटा सा प्रश्न बना है कि जी आपने जो कहा ना कि अगर आपको उससे बेहतर कोई रास्ता नजर आता है तो उसको अपना लीजिए, और अगर बेहतर रास्ता नजर नहीं आता तो फिर उसका इंतजार कीजिए, ऐसा? नहीं भैया, जब तक बेहतर रास्ता नहीं नजर आता है तब तक दो काम करने की जरूरत है। विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भाव को बना के रखने की जरूरत है। हम्म, और विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव के साथ अगले की नीड को सुनने का और अपनी नीड को बताने का इतना कम से कम करने की जरूरत है। विश्वास खुद पर, सम्मान सबका, या है ना, और स्नेह सब पर, जी जी या विश्वास खुद के अलावा सामने वाले पर भी? जी, बिल्कुल, बात तो वही कर रहे हैं हम। जी, तो परस्पर विश्वास तो भैया परस्परता में ही आ सकता है, अकेले का कैसे आएगा? अब इसके लिए तो फिर बेसिक से विश्वास का सेशन चलाना पड़ेगा भैया हमको। नहीं भैया, वो ठीक बात है, लेकिन वो है ना कि जैसे इतना मौका ही नहीं मिलता, इतना मौका ही नहीं मिलता ना इसमें। जब जैसे मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था, जो अभी आजकल बड़ा कारण है बीपी बढ़ने का शहरों में, उनमें से एक मैं भी हूँ, कि कहीं जाना है इसके नाम से ही बीपी बढ़ जाता है कि अब सड़क पे सामना करना पड़ेगा उसका। तो उसमें ना विश्वास खुद पर तो रखें, सामने वाले का तो भगवान ही मालिक है, ऐसे है। वही भैया, क्या करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे ये जो सारा कंटेंट हम सुनते हैं ना, थोड़ा समय हम्म, निकाल के हमको रुक के उस पे मनन करने की जरूरत है। और मनन और करने का भी क्या मतलब है, उसको पीछे हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। आज का वो मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं जी उसको भैया, और एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। जी भैया, जी जी। जी भैया, हाँ, धन्यवाद केतन भैया भैया। का हैंड रेज है, उसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर आगे चलेंगे हम। हाँ चेतन भैया माइक दिया है आपको। वो भैया ने वो सामने कुछ ट्रैफिक का बात किया था, तो उसके रेफरेंस में मेरे दिमाग में आई थी बात कि मैं अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो वो तो मेरी स्थिति ठीक करने के लिए कर रहा हूँ ना, सामने वाले को तो उसका खुद पे काम करना पड़ेगा। जी, लेकिन फिर आपने बताया कि वो लास्ट में वो टॉपिक आने वाला है, इसलिए मैंने फिर से लॉक कर दिया था एंड मेरा। ठीक है लेकिन ना। काम तो मेरे पे ही करना है, वो मुझे खाली समझ में आ रहा था। जी, दो बातें होती हैं, काम तो अपने पे ही करना होता है, लेकिन अपने पे काम करने का दो हिस्सा है। एक हिस्सा है अपने को ठीक करना, दूसरा हम्म। हिस्सा है दूसरे को ठीक होने में सहयोग कैसे करेंगे, वो हाँ हाँ काम भी अपने में ही करना होता है। हाँ, होता तो मेरे अंदर ही वही, मैं मेरे अंदर आया था, इसलिए मैंने जी जी सही हूँ या वो ऐसे जानने के लिए हाथ एंड रेस किया था। जी जी, करते हैं उस ठीक पर है। बात, हाँ, करते हैं। ओके, हाँ। संवाद या चर्चा की न्यूनतम स्थिति क्या है, उसको अगर देखेंगे ना, कि अपना मन अगर किसी कारण से बहुत ज्यादा खराब होने ही लगे, अभी हमारी समझ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, और मन खराब होना लगे, तो ये मन खराब होने लगा है, अंदर अफवान आने लगा है, विरोध आने लगा है, तो उसको व्यक्त करने के बदले, उस आधार पर झगड़ा शुरू कर लेने के बदले, रुक जाने की जरूरत है, ब्रेक ले लेने की जरूरत है। सिंपल बता देने की जरूरत है कि मैं अभी इस समय असहज महसूस कर रहा हूँ, या मैं अभी इस समय कंफ्यूज महसूस कर रहा हूँ, क्या हम शाम को बात कर सकते हैं? ये ब्रेक लेकर के इस दौरान अपने को सहज करने के लिए सेल्फ इंपैथी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी दूसरे से इंपैथी लेने का काम कर सकते हैं, अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई पर ध्यान दे करके अपने भाव को ठीक करने का काम कर सकते हैं, या ये जो असहज स्थिति बनी हुई है, इसमें दुख दर्शन, दोष दर्शन करके उसकी व्यर्थता को पहचान के उससे दूर होने का काम कर सकते हैं। ये चार में से कोई भी उपाय किया जा सकता है अपने को ठीक करने के लिए।
अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई पर ध्यान दे करके अपने भाव को ठीक करना, अपने में सेल्फ इम्पैथी का प्रयोग करके अपनी स्थिति को ठीक करना, दूसरे से इम्पैथी ले करके अपनी स्थिति को ठीक करना, या ये जो असहज भाव अपने में बन गया है उसमें दुख और दोष को देख करके उसकी व्यर्थता को पहचान लेना और फिर वहां से मन को हटा के अस्तित्व सहज सच्चाई पे ले आना। ये मिनिमम जगह है संवाद का, कि अगर नहीं ही हो रहा है कुछ तो हम कहाँ रुक जाएंगे। तो हम टेबल खराब करके, हम झगड़ा करके, हम विरोध करके, हम एक दूसरे को अपमानित करके नहीं उठते हैं, बल्कि जब हमको अंदर ही असहजता दिखनी शुरू हो जाती है हम उसी समय रुक जाते हैं और बहुत नॉर्मल स्टेट में अगले को बता देते हैं कि मैं अभी असहज महसूस कर रहा हूँ, या कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा हूँ, या परेशान महसूस कर रहा हूँ। क्या हम शाम को बात कर सकते हैं, कल बात कर सकते हैं? जो भी ब्रेक चाहिए वो ब्रेक लेने का काम हम कर लें। और जितनी जल्दी ये असहजता अंदर शुरू हुई है उतना जल्दी ब्रेक ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर असहजता बहुत देर तक अंदर चलती रही है फिर आप ब्रेक लेने के लिए भाषा भी बोलने जाएंगे, वो भाषा खराब हो जाएगी। आप देखिए इस लाइन में कहीं भी ब्लेम नहीं है कि तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो इसलिए मैं बात को बंद कर रहा हूं। जैसे ही ये भाषा हम ले रहे हैं इसका मतलब फिर से यही हो गया कि हम अपने खराब भाव का कारण अगले को मान रहे हैं। हमको जितना ये दिखाई देता है कि मेरी असहजता का कारण मेरी अपनी किसी जरूरत का पूरा नहीं होना है, उतना उतना दूसरे को ब्लेम करने का जगह ही नहीं रहता। तो मिनिमम रुकने की जगह ये है। इसी में एक सिंपल बात लिखी हुई है कि एक दूसरे के बीच जो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं ना, ये हमको डिवाइड नहीं करते। विचारों की भिन्नता हमको विभाजित नहीं करती है, हमारे बीच दरार पैदा नहीं करती है, हमारे बीच विरोध पैदा नहीं करती है। विचारों की भिन्नता के कारण हम जो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, शिकायत करते हैं, ब्लेम करते हैं, अपने को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए सारा तर्क और ताकत लगा देते हैं, ये है जो एक दूसरे के प्रति विरोध पैदा करता है। सिर्फ विचारों में भिन्नता हो कि आपके विचार कुछ अलग हो, मेरे विचार कुछ अलग हो, ये एक दूसरे के बीच दरार पैदा नहीं करती है। हम अपने को सही, दूसरे को गलत सिद्ध करने का काम करते हैं, दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, शिकायत करते हैं, ये वस्तुतः हमारे संबंध को बदल करके विरोध में करने का काम करती है, स्नेह को हटा के द्वेष और विरोध लाने का काम करती है, काम करती। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के दिन हम अगले को सुधारना भी चाहते हैं ना, तो अगले की गलती को सुधारने के गलत तरीके हमने सीख लिए हैं। अपमान के साथ, विरोध के साथ, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, उलाहना देके, उपालंब देके, ये सब जो डिजाइन है हमारा दूसरे को सुधारने का, इसी को मैं गलत तरीके कह रहा हूं। क्योंकि इन तरीकों का कितना भी प्रयोग कर लें उपलब्धि कुछ खास हासिल नहीं होती है। संवाद की इन स्लाइड्स पर हम बात कर चुके हैं इसलिए उस पर नहीं बात करते हैं। ये जो किसी के बारे में हम पूर्वाग्रह बना के रख लेते हैं, पूर्व धारणाएं बना के रख लेते हैं, उससे कैसे बाहर निकलें उस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी एक पूर्व धारणा बन गई हो बिहारी ऐसे ही होते हैं, बंगाली ऐसे ही होते हैं, मराठी ऐसे ही होते हैं, या ये आदमी तो ऐसा ही है, इसको तो मैं 20 बार देख चुका हूं, ये तो नालायक है ही। ये किसी से सुन करके या किसी के आचरण को बार बार देख करके अगले के बारे में जो एक पूर्व धारणा हमारे में बन जाती है, अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को समझे बिना उसको बेसिकली पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा या प्रिजुडिसेस कह रहे हैं। इसमें यह समझने की बात है कि हमारी खुद की भी पसंद नापसंद, हमारा खुद का भी जीना समय के साथ बदलता रहता है। तो जब हम ही समय के साथ बदल रहे हैं तो ये खुला रहना जरूरी है कि अगला भी समय के साथ बदल गया होगा।
तो आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी को देखा होगा। उस आधार पर ही अगर धारणा बना करके हम उसको आज भी देखने का काम कर रहे हैं, तो हम आज की वास्तविक स्थिति को देखने का काम नहीं कर रहे, बल्कि 10 साल पहले की जो स्थिति थी उसी को देखने का काम कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी पूर्व धारणाओं के साथ, पूर्वाग्रहों के साथ जितना अगले को देखने का काम करते हैं, उतना ये पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएं हमको अगले को ठीक ठीक देखने में बाधा पहुंचाती हैं, ना कि सहयोग करती हैं। मूलतः देखेंगे कि ये पूर्वाग्रह को ठीक कैसे किया जाए, तो यहां से देखना शुरू होता है कि हमने जो अगले के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल रखा है, उसके मूल में हमने क्या देखा था जिसके बारे में ये निष्कर्ष निकाला, जिसको देख करके हमने अगले के बारे में ये निष्कर्ष निकाला। तो अगर आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि श्याम नालायक है, या श्याम बेकार है, श्याम आलसी है, श्याम हमारा ध्यान नहीं रखता है, तो कुछ घटना आपने देखी होगी जिसके आधार पर आपने ये निष्कर्ष निकाला है। वो घटना पे जाने की जरूरत होती है निष्कर्ष को छोड़ करके। एक बार वो घटना पे जाते हैं ना, तो फिर ये देखने की जरूरत होती है कि उस समय आपकी जरूरत कौन सी थी जो पूरी नहीं हुई, या भावना आपके अंदर क्या बनी हुई रही। तो अपनी जरूरत और भावना को पहचानना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको ये लगता हो कि श्याम ने हमको धोखा दिया, तो इसका मतलब आपकी सुरक्षा की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि श्याम जब जब भी मिलता है हमको अपमानित ही करता है, इसका मतलब आपकी सम्मान की जरूरत है, और उसके पूरा नहीं होने से वो पीड़ा आपको होती है। इसी तरह से जब अगले को, ये तो अपने बारे में बात हो गई, उसी पूर्वाग्रह के साथ जब हम अगले को देखने जाते हैं, तो हम यहां से सवाल शुरू करते हैं कि अगले की क्या परिस्थिति रही होगी जिसके कारण उसने ऐसा किया। अगले की जगह से जाके जब हम देखने का काम करते हैं ना, तो उसी घटना को देखने का हमारा बहुत सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। क्योंकि कई बार ये संभव हो सकता है कि अगला अपनी ही 10 समस्याओं में उलझा हुआ हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, या उसके देखने के नजरिए कुछ भिन्न हो जिसके कारण उसने ऐसा किया हो। यहां भी देखेंगे तो अगले के हर क्रियाकलाप में उसकी जरूरत और भावनाएं क्या हैं, उसको पहचानने की जरूरत। तो अपनी जरूरत और भावना को पहचानने का काम करते हैं, दूसरे की जरूरत और भावना, नीड्स और फीलिंग को पहचानने का काम करते हैं। और हर बार हम ये देखते हैं कि मूलतः गलती और अपराध करते हुए, अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या करते हुए अगला व्यक्ति मूलतः परेशान है, और अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने ये गलत तरीके अपना लिए हैं, चुन लिए हैं, ना कि मूल में वो मुझे परेशान करना चाहता है। आदमी को अपनी जरूरतों के पूरा होने के फेयर और सही तरीके जब नहीं दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीकों को, भिन्न तरीकों को भी अपना लेता है। इस दृष्टि से जब हम दूसरे को देखते हैं ना, तो दूसरे के प्रति एक समानुभूति विकसित होती है, एक दया का भाव विकसित होता है, और अपने में उसके लिए क्षमा भाव विकसित होता है। इस आधार पर हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में बदलाव होता है। हमारी दृष्टि और भाव में बदलाव होता है, तो हमारे आचरण और व्यवहार में भी बदलाव होता ही है। ये पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो प्रक्रिया हर समय एक ही तरह से काम करती है। सारी घटना के पीछे जा करके हम अपनी नीड को पहचानने का काम करते हैं, अगले की नीड को पहचानने का काम करते हैं। कोर प्रिंसिपल ये है, और उसके पीछे जा करके मूलतः हर मानव शुभ चाहता है, इस बात पर हम ध्यान को स्थिर बनाए रखने का काम करते हैं। हर समस्या के समाधान में देखिएगा तो उपाय वहीं वहीं जाता है, हर बार हर बार। तो कोर प्रिंसिपल क्या है जिसके आधार पर हम दूसरों के साथ जिएं? अदिति दी पिछले बार पूछ रही थी कि अभ्यास करें तो क्या करें। किसी भी आदमी को जब हम देखते हैं ना, तो हर मानव के लिए पहला चीज ये दिखने की जरूरत है कि अस्तित्व एक अखंड वास्तविकता है, जिसके हम सभी एक भाग हैं, एक हिस्से हैं,
अतः हमारा एक दूसरे से जुड़ाव है ही। इनफैक्ट अस्तित्व में कहीं भी हमारा ध्यान जाता हो तो ये कोर प्रिंसिपल ध्यान में आने की जरूरत है। इसी तरह से प्रकृति की हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, ये हमको ध्यान में रहने की जरूरत है। इसी तरह से मानव भी व्यवस्था का पक्षधर है। मूलतः हर मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी जरूरतों को गलत तरह से पूरा करने के प्रयास में होता है। तो मानव जो भी गलती करता है वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। उसको पूरा करने का कोई सही तरीका उसमें नहीं दिखता है तो वो गलत तरीका अपना लेता है। ये मूलभूत सच्चाई हर मानव के लिए जब हमको दिखती रहती है तो ये हर मानव के प्रति विश्वास, सम्मान और स्नेह का आधार बनता है। तो जो सवाल सुधीर जी पूछ रहे थे कि विश्वास का आधार क्या है और कैसे विश्वास करें हम दूसरे के ऊपर, वो विश्वास करने की जगह यही है कि ये न्यूनतम विश्वास हमको अगले के लिए बना रहता है कि वो अगला मानव भी मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। गलतियां वो जो भी करता है वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी जरूरतों को सही तरीके से उसको पूरा करने नहीं आता है, गलत तरीके से पूरा करने का कोशिश करता है, वही गलती है। और इतनी बात हर मानव के लिए देखा जा सकता है। जिससे हम वर्षों से मिल रहे हैं उसके लिए भी, जिससे पहली बार मिल रहे हैं उसके लिए भी, जिससे आज तक कभी नहीं मिले हैं उसके लिए भी। क्योंकि इतनी बात हमको अस्तित्व को समझ करके आई है, अपना निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करके आया है, ना कि दूसरे मानव के करने को देख करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है। तो इतनी बात तो जनरल हो गई। स्पेसिफिक भी देखेंगे तो किसी विशेष मानव पर, आप पर हमारा ध्यान जाए तो आपके गलत पक्ष को पहले देखने के बदले आपके सही पक्ष को पहचानना, स्वीकारना, उसकी सराहना करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एप्रिशिएट करना, ये पहली जरूरत है। आपसे मिलने वाले सहयोग का स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता का भाव होना, ये दूसरी जरूरत है। आपके जीने में अपनी ओर से कुछ सहयोग हम कर सकें, आपके लिए शुभकामना रख सकें, शुभ भाव रख सकें, जीने में कुछ सेवा कर सकें, सुविधा से कुछ सहयोग कर सकें, ये सारे लेवल पर सहयोग है। ये जितना सहयोग हम अपनी तरफ से आपके लिए करते हैं तो आप में हमारे प्रति जुड़ाव विकसित होना शुरू होता है और फिर आपको, आपके मन में हमको सुनने समझने की मानसिकता विकसित होती है, प्रवृत्ति विकसित होती है। ये 3 पॉइंट को करने के बाद फिर आपकी कमियों वाले पक्ष के संदर्भ में भी चर्चा हो सकती है। कैसे? तो जो भी आपकी कमियां हमको दिखाई देती हैं, हम वापस उसको नीड के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कि आपकी कौन सी जरूरत है, उस गलती करने के पीछे आपकी जरूरत क्या है, हम उसको पहचान करके आपसे चर्चा करते हैं ताकि आप भी ये देख सकें कि आपकी मूल जरूरत वो है। उदाहरण के लिए एक चोरी करते हुए आदमी की भी मूल जरूरत तो परिवार की आवश्यकता की सुविधा को पहचान करके उसको पूरा करना। एक बार चर्चा में ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है ना, तो अगले से अब इस पर बात हो सकती है कि सुविधा की आवश्यकता को, आपके परिवार की सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई और मानवीय उपाय हो सकता है क्या चोरी के अलावा? और अगला जो भी मानवीय उपाय हमको समझ में आता है उत्पादन का, सेवा का, उन मानवीय उपायों में हम कैसे उनको भागीदारी कर सकते हैं, कैसे सहयोग ऑफर कर सकते हैं, इसको पहचानने की जरूरत है। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम अगले के लिए सहयोगी हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी जागृति के लिए हम इस परिस्थिति को कैसे सीढ़ी बना सकते हैं, इसको सोचने की जरूरत है।
तो अगला मानव अगर अपमान पूर्वक भी जी रहा है, विरोध पूर्वक भी जी रहा है, क्रोध पूर्वक भी जी रहा है, ईर्ष्या पूर्वक भी जी रहा है, बहुत खराब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, तो वो परिस्थिति भी हमारी जागृति में कैसे सहयोगी हो सकता है। हम कैसे अपने संबंध को और विकसित करने के लिए, अपने भाव को और दृढ़ करने के लिए, अपने समाधान को और बेहतर करने के लिए इस तरीके का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस रूप में उपाय सोचने की जरूरत होती है। तो एक बार के लिए मैं फिर यहाँ पे रुक जाता हूँ। इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो बताइए, उस पर हम पहले बात कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पर प्रश्न को इसी पर सीमित रखें अभी एक बार। कि क्या देखना है अगले मानव में, उसका डिटेलिंग है ये। जी दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जी भैया, मैं ये बात पूरी सुन रही थी और ऐसा ही कुछ केस अभी मेरे साथ हुआ था। मैंने जब से आपकी ये वर्कशॉप ज्वाइन करी थी उसके बाद बहुत सारा बदलाव खुद में आया, तो मैंने एक प्रयोग किया अपने घर पर और वो प्रयोग बहुत सफल भी रहा। मेरे चाचा ससुर जी थे जो बहुत समय से एक लगभग 50-60 साल से एक लंबे विवाद के वजह से वो बंटवारे का जो काम था वो संपन्न नहीं हो पा रहा था। वो दादाजी से और फादर इन लॉ से बहुत नाराज होकर चले गए थे। तो किसी कारण से वो नहीं हो पा रहा, तो जब-जब भी वो आते थे तो बहुत विवाद की स्थिति होती थी और मेरे जो सासू माँ और बच्चे बहू थे मतलब देवरानी वगैरह उनसे सबसे विवाद हो जाता था। तो जब से मैंने आपकी वर्कशॉप करी थी तो मैंने उनको समझने का प्रयास किया कि जब उनके समय में उनको क्या पीड़ा हुई होगी ताकि उनको इतना कष्ट मिला और वो नहीं आए। और मैंने इसी के चलते उनको 2-4 बार चैटिंग के थ्रू उनसे कन्वर्सेशन किया और उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया कि चाचा जी हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझोगे और हम बिना लड़ाई झगड़े के भी इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और 3-4 बार कन्वर्सेशन का ये परिणाम हुआ कि वो मान गए बात करने के लिए और बहुत ही आश्चर्य की बात थी क्योंकि सब उनसे डरते थे और क्योंकि तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते थे। और जब मैं गई दशहरे के 1 दिन पहले और बहुत आनन-फानन में गई थी और बस स्मरण करके गई थी आपकी बात का कि मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनका कितना भी भाव मेरे प्रति बिगड़े, लेकिन मैं अपना भाव स्नेह का ही रखूँगी और इस बात को पूरा करके आऊँगी। और मैंने फिर वो किया और जब हम बैठे तो सारे मुद्दों पर बात हुई। वो कई बार आवेश में आए, लेकिन हमने फिर उनको शांत किया कि ठीक है अंकल जी, आपकी जो तकलीफ है आप बताइए। उन आपके साथ जो भी हुआ है इतिहास में मुझे नहीं पता कि आपको कितनी पीड़ा मिली, लेकिन अब मैं हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि आपकी पीड़ा कम हो सके, तो मैं उसी के लिए आई हूँ। तो ऐसा करते-करते उनको मेरे प्रति आश्वस्ति बढ़ी और उन्होंने सारी बात रखी और फिर मैंने बैठ के मैंने कहा बीच का समाधान कुछ निकल सके तो क्या ऐसा हो सकता है? आप अभी बाकायदा पूर्ण संपन्न हैं और यहाँ परिस्थितियाँ काफ़ी खराब हैं, देवर भी काफ़ी संघर्ष कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप बीच का कुछ समाधान करें? हम भी आपके बच्चे हैं। और उन्होंने इस बात को समझा और बीच का रास्ता निकला और पूरी बात समाधानित हुई। जबकि पूरे खानदान में किसी को ये लग नहीं पा रहा था कि ऐसा हो पाएगा कि कभी ये विवाद सॉर्ट आउट होगा और ये अगली पीढ़ियों में जाएगा। और ये मैंने कागज़ी कार्यवाही भी पूरी करवाई और मैंने उन्हीं से लिखवाया पूरा सब कुछ और ये सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन इसमें भैया ये हुआ कि जो मेरे देवर-देवरानी थे, वो कुछ समय तो मुझसे बहुत खुश रहे, लेकिन कहीं न कहीं मेरी देवरानी को ये इनसिक्योरिटी हो गई कि दीदी सबकी नज़रों में अच्छी बन गई और मैं चूँकि चिल्ला देती हूँ, मैं नाराज़ हो जाती हूँ, तो मैं सबकी नज़रों में बुरी हो गई। और उसके अंदर मेरे प्रति एक विरोध का भाव आ गया, जबकि काफ़ी स्नेह मैंने उससे धीरे-धीरे मेंटेन किया था। तो भैया अब इस स्थिति में जब वो मेरी खुद अपनी ही मुझसे रूठ गई है या कहीं न कहीं उसका विरोध उसके अंदर मेरे प्रति बना हुआ है, तो भैया अब मुझे क्या कदम उठाना चाहिए? कुछ नहीं करना होता, इतना ही काम करना होता है। आपकी देवरानी ये सोच रही है कि आप बेरोजगार हो गए हैं, कुछ तो काम आपके पास होना चाहिए ना। वापस वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाने की जरूरत होती है कि अगर वो इनसिक्योरिटी महसूस कर रही हैं तो उसके पीछे उनकी कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही है। भैया उसको लगता है कि चूँकि वो तेज़ बोल देती है, हालाँकि उसका कहीं-कहीं बोलना ठीक भी रहता है, तो उसके तेज़ बोलने से ही वो लोग थोड़ा शांत हुए थे। और जो हावी होते थे वो थोड़ा शांत हुए थे। तो उसको अब ये लगता है कि
अब दीदी ने सब अच्छा कर दिया है तो सब लोग दीदी को शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छे से शांति से ये बात निपटा दी। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरे प्रति जो विरोध आ गया है, और मैं अभी क्योंकि उस विरोध के भाव से उसने मुझसे 10 दिन से बात नहीं की है, मैंने 2 बार कॉल भी किया तो उसने वो फोन नहीं उठाया। तो ऐसी स्थिति में भैया मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मुझे अब क्या प्रयास करना चाहिए, या मैं नहीं, शांत रह के थोड़ा सा समय का वेट करूं कि मैं जब वो शांत हो डिटेल जाए फिर। जी डिटेल इसका कभी और आराम से कर दूंगा दीदी, कभी कॉल कर जी लीजिएगा। बट अभी कोर जरूर भैया। प्रिंसिपल के रूप में मैं इतना ही कहूंगा कि हमको फिर से ये देखना होता है कि शायद उनको भी देखिएगा कि उनकी जरूरत क्या है। तो शायद उनकी भी जरूरत सम्मान की है, घर में पहचान की है। वो उनका पहचान घर में बना रहे, उनका महत्व घर में बना रहे, उनका भी सम्मान घर में बना रहे, उनको भी बराबरी की जगह मिली रहे। ये उनकी नीड है। बिल्कुल भैया। एक बार और देखिए, ये जो नीड हम पहचाने हैं, ये ब्लेम के लैंग्वेज का नीड नहीं है, कंप्लेन के लैंग्वेज का नीड नहीं है। बिल्कुल भैया। एक बार अगले की इस नीड को हम पहचान पाते हैं और उसको आश्वस्ति दे पाते हैं कि उसकी नीड को पूरा करने में हम सहयोगी होंगे, न कि बाधक, तो वो हमारे हम्म प्रति अपने भाव को बदल लेता है। हम्म तो उसकी सारी इनसिक्योरिटी या असुरक्षा के मूल में बात तो इतनी ही है ना, कि उसकी जो ये नीड है घर में पहचान की, सम्मान की, बराबर की भागीदारी की, वो नीड पूरा होने के लिए हम कैसे उसको आश्वस्त कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो फॉर्मुलेशन पहले अपने में पहचानने की जरूरत है। पहचानने की जरूरत है। एक बार वो फॉर्मुलेशन क्लियर हो जाए, फिर डायलॉग स्टार्ट करने की जरूरत है। और अगर डायलॉग स्टार्ट करने में फोन नहीं उठाते, तो एक सिंपल मैसेज ड्रॉप कर देने की जरूरत है कि मुझे संवाद की आवश्यकता महसूस होती है। हम्म संवाद के नहीं होने से हमको परेशानी, पीड़ा और तकलीफ होती है। हम्म तो क्या हम लोग इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बात कर सकते? और अगर बहुत आपको बढ़िया। हमारी किसी बात से कोई कठिनाई हुई हो, कोई पीड़ा हुई हो, तो हम खुले मन से उसको सुनना चाहेंगे और उसको ठीक करने में जो अपनी भागीदारी होगी उसको करना चाहेंगे। ये सिंपल एक मैसेज ड्रॉप करने की जरूरत होती है, लेकिन बस भैया अपनी इसी चीज की तैयारी प्रेरणा करने मिल के रही थी। बाद। जी भैया। जी जी। इसी बात की प्रेरणा बार बार मन में आ रही थी और आपने इस बात को देखकर मतलब पुष्टि कर दी मेरी इस भावना की। तो बहुत बहुत आभार भैया, मुझे रास्ता मिला और मैं इसके लिए प्रयास करती हूँ। धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी। ये तो दिखता है, ठीक बात को ठीक ढंग से कहते हैं तो किसी भी आदमी तक बात पहुंचती है, सॉल्यूशंस निकलते हैं। मैं तो रोज कोई ना कोई घटना सुनता रहता हूँ जहाँ इस बेसिस पर हम बहुत सारे समाधान को कर पाते हैं, लंबे समय से उलझे मुद्दों को भी सुलझा पाते हैं। बढ़िया। इनफैक्ट आप देखिएगा कि कोई भी पूर्वाग्रह हमारा जब ठीक होता है ना, तो पहली चीज तो ये होती है कि हम अपने में हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि इन सभी पूर्वाग्रहों का हमारे ऊपर एक बोझ बना रहता है। आपको देखते ही अगर हमारे मन में नकारात्मक पूर्वाग्रह, पूर्व धारणाएं उभरने लगती हैं, तो वो हमारे ऊपर ही बोझ बनता है, हमारी ही पीड़ा का कारण बनता है। तो अपने पूर्वाग्रह को ठीक करने से हम हल्का महसूस करते हैं, दूसरों से बेहतर जुड़ाव और स्नेह महसूस होता है, क्योंकि अब वो बैरियर नहीं रहा हमारे उसके बीच में। जरूरतों पर ध्यान देने से जरूरतों की जगह पर हम एक जैसे हैं, उनके पूरा करने के तरीके में भेद है, ये बात हमको दिखती है। इस रूप में नीड्स की जगह पर हम एक जैसे हैं, स्ट्रेटजी की जगह पर हमारे में भिन्नता है। तो पीछे जब हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नीड्स की बात की थी, तो अब आप लौट के देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स जो हम लोगों ने पहचाना था, वो हर मानव का एक जैसा है। मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा हूं, आप स्लाइड में पीछे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। टर्शियरी या क्वाटरनरी लेवल की जो नीड दिखाई देती हैं, वस्तुतः वे नीड नहीं हो करके स्ट्रेटजी होती हैं। उस प्राइमरी और सेकेंडरी नीड को पूरा करने का एक तरीका होता है, और एक तरीके से अगर वो नीड पूरा नहीं हो रहा है, तो दूसरे तरीके से उसको पूरा करने का काम हम कर ही सकते हैं। तो हमको भूख लगी है, भोजन की जरूरत है, और घर में अगर रोटी नहीं है तो हम चावल से भी पेट भरने का काम कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो रागी से भी पेट भरने का काम कर सकते हैं। ये दिखाई देता है
कि नीड की पहचान होने के बाद स्ट्रेटजी की जगह पर हम खुले मानस से बहुत सारा वेरिएशन कर ही सकते हैं। जी सुनील भैया, जो बात आपने लिखी है मैं उससे सहमत हूँ। इसीलिए वो डिजाइन बनाया है कि सामने वाले की अच्छाई पर ध्यान जाने से उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है। फिर उस जो कम भी कर रहा है वहां गुस्सा करना आसान नहीं है, बल्कि उसकी कमी को जैसे ही आप नीड के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं ना, उतनी आसानी से पूरकता की बात शुरू हो जाती है। और उस पूरकता के साथ उसकी नीड को पूरा करने का अल्टरनेटिव बेहतर तरीका हम दे सकें, यही उसको गलती से बाहर निकालने का मतलब है। तो एक चोर अगर चोरी में उलझ गया है तो उसकी सुविधा की जरूरत को पूरा करने का कोई बेहतर तरीका हम दे सकें। एक आदमी सुविधा और संवेदना के भोग में सुखी होने के लिए उलझ गया है तो उसको सुखी होने का कोई बेहतर तरीका और रास्ता हम दे सकें। इस बार के सम्मेलन में अजय जैन जी मुझे लगता है ये बात कह रहे थे, बाबा जी की एक घटना सुना रहे थे कि उन्होंने कहा कि अपने विकसित होने का पहचान ये नहीं है कि हम दूसरे को अविकसित सिद्ध कर दें। मेरे विकसित होने का पहचान ये नहीं है कि मैं आपको अविकसित सिद्ध कर दूं। मेरे विकसित होने का पहचान ये है कि मैं आपको विकसित होने में सहयोग दूं। और उस सहयोग को पाके, उस प्रेरणा को पाके आप भी विकसित हो जाते हैं तो ये मेरे विकसित होने का प्रमाण है, ये मेरे विकसित होने की पहचान है। तो ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। उसी तरह से दूसरा कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से भरा हुआ है और हम उसको बाहर निकलने में सहयोग करना चाहते हैं ना, तो उसका भी तरीका यही होता है कि उसने जो पूर्वाग्रह बना लिया है उसके पीछे उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण उसने ये पूर्वाग्रह बना लिया है, ये जरूरत हमको पहचानना होता है। तो आपने हमारे प्रति कोई पूर्वाग्रह बना लिया है, इसका मतलब आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई है और जिसके कारण आपको कोई दुख पीड़ा परेशानी हुई है, वो पहचानना होता है। अपनी भावनाओं और जरूरतों को पहचानना होता है। फिर इसके आधार पर अगले से सार्थक रिक्वेस्ट, पॉजिटिव रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव रिक्वेस्ट करने का मतलब हमारी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों कैसे पूरा हो सकती है, उसके उपाय को सोच करके उस संदर्भ में अगले से बात कर पाना। और अगर किसी जगह पे हमको लगता है कि उसकी कोई मान्यता ठीक नहीं है जिसके कारण वो पूर्वाग्रह में उलझ गया है, तो एक प्रश्न पूछना होता है जिसमें एक तरफ उसकी मान्यता और दूसरी तरफ सच्चाई को रख करके ये सवाल पूछना होता है कि इन दोनों में क्या सहज रूप में आपको स्वीकार होता है, इन दोनों में कैसा जीने से हम दोनों का सुख समृद्धि होगा, कैसा जीने से नहीं होगा, ये सवाल पूछने भर की जरूरत होती है। इनफैक्ट ये सटीक प्रश्न पूछना एक अच्छा तरीका है जो अगले में जांच परख की एक प्रक्रिया को शुरू कर देता है। और वो जांच परख उसमें शुरू होगा तो अगर उसने गलत मान्यता कुछ बना रखी थी तो वो मान्यता दूर हो जाएगी। अगर हमारे किसी गलत आचरण के कारण उसने वो मान्यता बना ली थी तो उसकी नीड को पहचान करके, अपनी नीड को पहचान करके हम उसको पूरा करने के रास्ते को जैसे ही ढूंढ लेते हैं, हम उस पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेते हैं। इसी तरह से देखिएगा ना कि गुस्सा आता हो तब क्या करें। तो पहली जरूरत यही है कि दूसरा व्यक्ति गुस्से का स्टिमुलस हो सकता है, उत्तेजक हो सकता है, उद्दीपक हो सकता है, तात्कालिक कारण हो सकता है, मूल कारण नहीं है। हमारे गुस्सा होने का मूल कारण तो हमारी अपनी किसी जरूरत का पूरा नहीं होना है। ये पहचानना जरूरी है। जितना जितना हम ये बात पहचानते हैं कि हमारे गुस्से का मूल कारण हमारी किसी जरूरत का पूरा होना नहीं है, हमारी किसी जरूरत के पूरा नहीं होने से हम गुस्सा होते हैं, उतना उतना हम दूसरे से फ्री हो जाते हैं। इस पर भी बहुत बात हमने पहले किया है कि वही परिस्थिति एक समय परेशान करती है जबकि दूसरे समय सुकून देती है।
तो रात के 3 बजे आपकी ट्रेन पहुंचने वाली हो और वो 3 घंटे लेट हो जाए, 6 बजे पहुंचे, तो हम खुश होते हैं ये मान के कि हमको प्लेटफॉर्म पर रुकना नहीं पड़ा, अनुकूलता मिल गई। वही आपकी 9 बजे मीटिंग हो और 8 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट होकर के 11 बजे पहुंचे, तो ट्रेन का लेट होना हमको दुख देने लगता है, क्योंकि एक समय ट्रेन का लेट होना हमारी नीड के पूरा होने में सहयोगी है, दूसरी समय ट्रेन का लेट होना हमारे नीड के पूरा होने में समस्या है। तो जब वो नीड के पूरा होने में समस्या है तो परेशान करती है, जब वो नीड के पूरा होने में सहयोग है तो सुकून देता है। तो इस यहां पर देखेंगे तो गुस्से को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुस्सा उत्पन्न ही नहीं हो ऐसी स्थिति तैयार करनी है, या उत्पन्न हो गया है गुस्सा तो उस गुस्से को लड़ाई झगड़े विरोध और मारपीट में ले जाने के बदले उस गुस्से का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है उस पर काम करने की जरूरत है। इनफैक्ट पूरे नीट लैंग्वेज को देखेंगे ना तो उसका एक दूसरा भाषा ये भी है कि दूसरा क्या ठीक नहीं कर रहा है इस पर अगर हम केंद्रित रहते हैं ना तो बार बार दिमाग में दूसरा ही घूमता रहता है और उसके ऊपर गुस्सा आता रहता है। उसके बदले हमको कन्वर्ट अपने ध्यान को इस बात पर करना होता है कि बेसिकली हमको चाहिए क्या इस सिचुएशन में, दूसरा क्या ठीक नहीं कर रहा है इस पर केंद्रित होने के बदले हमको अपने से ये पूछना होता है कि एक्चुअली इस समय हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, इस पर अपने ध्यान को अगर हम केंद्रित करने का काम करते हैं ना तो धीरे धीरे उस नीड को पूरा करने के अलग अलग रास्ते पर सोचने का काम हम कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। तो यहां पर देखेंगे ना तो विचारों में उलझने के बदले अपने और दूसरे की भावना और नीड ये दोनों को पहचानने की जरूरत है। जब हम गुस्से में आ जाते हैं ना तो सामान्यतः हमारा ध्यान दूसरे को सबक सिखाने पर, दूसरे को पनिश करने पर केंद्रित हो जाता है, ना कि अपनी जरूरतों के पूरा होने पर। और एक बार हम दूसरे को पनिश करने पर, उसको सबक सिखाने पर चले गए ना तो हमारी जरूरत पीछे छूट जाती है और हम उसमें उलझ करके रह जाते हैं। जरूरत पर केंद्रित होकर के जब हम देखते हैं ना तो सामने वाला व्यक्ति, गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी हमको ये दिखाई देता है कि वो भी मेरे जैसा ही मानव है। अगर गुस्सा व्यक्त भी करना हो तो उसका तरीका यही होता है कि हम थोड़ा आराम से रुकें, अपने को थोड़ा रिलैक्स और नॉर्मल करें, फिर अपनी कौन सी जरूरत के पूरा नहीं होने से गुस्सा आ रहा है उसको पहचाने और अपनी जरूरत और भावना को बताने का काम करें। उसी का एक उदाहरण नीचे लिखा हुआ है, बट किसी भी तरह से उसको कहिए। हमारा सिंपल कहना होगा, जब आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तो मुझे इरिटेट हुआ क्योंकि मेरी सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हुई। कहने का तरीका यह है, जब मैं मोबाइल खेलते हुए आपको देखता हूं तो मुझे आपके पढ़ाई की, बेहतर भविष्य की चिंता होती है, परेशानी होती है और उसके पूरा नहीं होने से मैं कंसर्न होता हूं, मैं परेशान होता हूं, ये बताने की जरूरत होती है। इसी तरह से एक और स्थिति देखेंगे ना, कई बार तो अपने अंदर अपराध बोध, शर्म या अवसाद की स्थिति आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में अपने लिए ये काम करने की जरूरत होती है कि वस्तुतः मैं भी स्वयं का शुभ चाहता हूँ, दूसरे का भी शुभ चाहता हूँ, सही को समझना चाहता हूँ, सही को जीना चाहता हूँ। नासमझी बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के सही तरीके के अभाव में हमसे गलती हो जाती है। अपने लिए भी यही देखना होता है जब अपराध बोध, शर्म या डिप्रेशन की स्थिति आ गई होती है। अपनी स्थिति को इन समयों में स्वीकारने की जरूरत है कि इस समय हमारी यही स्थिति है और स्नेह और करुणा के साथ उसको ट्रांसफॉर्म करने पर काम किया जाए, ना कि उससे लड़ने के लिए काम किया जाए। वस्तुतः ये सारी परिस्थिति एक अवसर की तरह है जो हमको अपनी जरूरतों के पूरा करने के अल्टरनेटिव तरीकों को, वैकल्पिक तरीकों को ढूंढने का अवसर देती है। हमको एक बार दिखता है कि हमने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी गलत तरीके को अपना लिया, वो गलती हमको दिखाई देती है,
तो वही एक अवसर है उन जरूरतों को पूरा करने के नए बेहतर वैकल्पिक तरीके को ढूंढने का। तो इनफैक्ट अपने में अपराध बोध होने की स्थिति में भी यही दो बात पहचाननी होती है। क्या जरूरत थी अपनी जिसको पूरा करने के लिए हमने ऐसा किया, और दूसरा, ऐसा करने से दूसरे की कौन सी जरूरत के पूरा होने में बाधा हो गई। सारा अपराध बोध में ये दो ही बात है। हमारी कोई जरूरत थी जिसको पूरा करने के लिए हमने गलत तरीके अपना लिए, और गलत तरीके अपनाने का मतलब ये कि अगले की कोई जरूरत के पूरा होने में हमने बाधा पैदा कर दी, समस्या पैदा कर दी। एक बार ये दोनों जरूरतों पर ध्यान चला जाए ना, तो उन जरूरतों को पहचान के उस पे अपने ध्यान को स्थिर करने की जरूरत पड़ती है। जरूरतों पर हम जैसे ही अपना ध्यान स्थिर करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसको पूरा करने के विभिन्न तरीकों पर हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। तो अपने अपराध बोध या शर्म की स्थिति से भी बाहर निकलने के लिए यही समझ में आता है कि एक बेहतर तरीका है दूसरे की प्रशंसा पाने के लिए प्रलोभन से, बाध्यता से, भय से, शर्म या अपराध बोध से किसी काम को करने के बदले प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता के लिए उसको करना ही बेहतर है। प्रशंसा पाने या प्रलोभन के कारण, हम लालच के कारण किसी काम को हम करते हैं ना, तो हमारा ध्यान प्रशंसा पाने पर या लालच की उस वस्तु को पाने पर रहता है, ना कि हम काम को एंजॉय कर पाते हैं, बल्कि हम काम को एक बोझ मान करके करते रहते हैं। और वो जो प्रशंसा या प्रलोभन के रूप में थोड़ी थोड़ी वस्तु हमको मिलती रहती है, वो हमारे बोझ के ऊपर थोड़ा राहत सा प्रतीत होता है, जैसे गर्म धरती पर थोड़ा पानी का बूंद पड़ जाने से थोड़ी छाया हो जाती है। इसी तरह से बाध्यता बस, भय से, शर्म से, अपराध बोध से भी किसी काम को हम करते हैं तो हमको खुशी नहीं मिलती, बल्कि अपनी जरूरत को पहचान के, दूसरे की जरूरत को पहचान के, दोनों को पूरा करने के बेहतर तरीकों को ढूंढ करके करने से हम अपराध बोध और शर्म जैसी स्थिति से बाहर हो पाते हैं। इसी तरह से देखेंगे ना कि वो स्थिति जब हम खुद ही बहुत असामान्य हो रहे हैं, तो ब्रेक लेने का जो पीछे उपाय बताया था ना, उसी का एक डिटेल उपाय देखिएगा तो नीचे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी हम हरी में हैं, जल्दीबाजी में हैं, बात करने में अभी हमारे पास समय नहीं है, हम चाहते हैं शाम को बात करें, या किसी कारण से हम इरिटेट हो रहे हैं, हम चाहते हैं शाम को बात करें, तो उसकी इसमें से कोई भाषा अपना लीजिए। मैं तुम्हें ध्यान से सुनना चाहता हूं और अभी मुझे ऑफिस में देर हो रही है, या अभी मैं असहज महसूस कर रहा हूं और मैं अपने रिश्ते को महत्व देता हूं और इसको बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है और गुस्से में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे मुझे बाद में पछतावा हो। मैं अभी अपनी बात को ठीक से रख पाने की स्थिति में नहीं हूं। इतने में से कोई भी भाषा आप प्रयोग कर लीजिए, और उसके बाद रिक्वेस्ट है कि क्या हम रात को भोजन के बाद इस पर बात कर सकते हैं ताकि हम बेहतर संवाद कर सकें, या हम रात को इस पर बात करेंगे ताकि मैं ठीक से सुन सकूं, अपनी बात ठीक से कह सकूं। जब अपनी स्थिति ऐसी हो ना कि अभी और कुछ सुन ही नहीं सकते हैं, तो ये पूछने के बदले कि क्या हम रात को बात कर लें, हमको सीधा बता देना होता है कि हम रात को इस पर बात करेंगे ताकि मैं आपको ठीक से सुन सकूं या अपनी बात ठीक से कह सकूं। चूंकि हम अभी इस स्थिति में ही नहीं है कि हम और रुक सकते हैं, तो अपने स्टेटस को बहुत क्लियरली बता देने की जरूरत होती है, बजाय प्रश्न पूछने के। तो जब हम ही असहज हो रहे हैं, असामान्य हो रहे हैं, तो डायलॉग को खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ब्रेक लेने की जरूरत है। इस पर विचार करिएगा। ये जो आखिरी बात मैं कह रहा था ना कि समाज में किसी अपराध करने वाले, किसी गलती करने वाले को भी सुधारना चाहते हैं, चाहे वो ड्राइविंग ठीक नहीं कर रहा हो, या चोरी कर रहा हो, कि डकैती कर रहा हो, कि हत्या कर रहा हो, कि बलात्कार कर रहा हो, इसमें से किसी व्यक्ति को, या आतंकवादी हो, इसमें से किसी व्यक्ति को अगर सुधार करना चाहते हैं ना, तो उसको सबसे पहले एक मानव के रूप में पहचानने की जरूरत है, ना कि चोर, बदमाश, डाकू, अपराधी और बलात्कारी के रूप में पहचानने की जरूरत है।
अगर मौलिक रूप में उसको एक मानव के रूप में हम पहचान पाते हैं और ये बात देख पाते हैं कि ये सभी अपनी किसी मूलभूत जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में गलती कर रहे हैं, ये बात हमको दिखाई देती है, तभी हम उनका सहयोग करने का काम कर सकते हैं। अगर हमको वो एक मानव के रूप में दिखने के बदले पहले एक चोर, बदमाश, डाकू और नालायक के रूप में ही दिखता है, तो हम उसको कोई सहयोग नहीं कर सकते। वस्तुतः अगला मानव भी मूलतः अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। ये बात अगर हमको उसके लिए दिखाई नहीं देती है तो हम उसके लिए कोई सहयोग करने का काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उस पूरे गलती और अपराध करते हुए व्यक्ति के लिए भी हमको पहचानना होता है दो चीजें। उसकी कौन सी जरूरत पूरी करने के लिए वो कर रहा है, वो जरूरत को पहचानना होता है और उसको उसके साथ कंफर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाली जगहों में देखेंगे तो शायद संवेदना से सुखी होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए गलती कर रहा है। शायद सुविधा की जरूरत को चोरी के तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, समृद्धि को चोरी से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो चोर के रूप में, बदमाश के रूप में दिखाई दे रहा है। डाकू या अपराधी के रूप में इसलिए दिख रहा है कि शायद उसको लगता है कि दूसरे ने हमारा बहुत अपमान किया है, विरोध किया है, हिंसा किया है, कष्ट दिया है, तो दूसरे को भी पता चले कि मैं किस परिस्थिति से गुजरा हूं, इसलिए वो रिएक्शन में आकर के अपराध करता है। एक बार उसकी जरूरत को पहचान के हम कंफर्म कर देते हैं ना, तो हमको उससे अगली बात ये करनी होती है कि आप जिस तरीके से इसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, इससे दूसरे को क्या कठिनाई हो रही। तो आप अगर संवेदना से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं, तो उसकी कौन सी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, उसको किन दुख और पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, इस बात पर अगले का ध्यान लाने की जरूरत होती है। चोरी करके आप अपनी जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे की जरूरतें किस तरह से उससे बाधित हो रही हैं और उसको जो परेशानी होती है उस पर उसका ध्यान दिलाना होता है। हिंसा और हत्या करके आप अपनी जिस जरूरत को पूरा करना चाह रहे हैं, उस प्रक्रिया में उसको और उसके घर वालों को क्या कठिनाई होती है, जिसकी हिंसा हो गई, उस पर ध्यान दिलाने की जरूरत होती है। एक बार ये दोनों जरूरतें पहचान में आ जाएं और उस पर सहमति बन जाए, तो एक सरल सवाल यही पूछना होता है कि इन दोनों की जरूरतों को पूरा करने का कोई नया बेहतर तरीका हो सकता है क्या। उस पर हम साथ साथ मिल करके सोचने का काम करते हैं और कोई नया तरीका हमको दिखता है तो उसको एग्जीक्यूट करने में हम अगले को सहयोग करने का काम करते हैं, प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। किसी भी जगह पर सुधार की प्रक्रिया यही है। और जब कभी भी हमको लगता है कि अगला कठिन केस है तो क्या करें, दो में से एक काम करें। तत्काल लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ब्रेक ले लें, वेट करें, प्रतीक्षा करें। लेकिन उस वेट के दौरान क्या करेंगे, तो सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे न रहें, बल्कि ये देखना शुरू करें कि अपनी योग्यता के विकास के लिए मैं क्या और कर सकता हूं, ताकि इस परिस्थिति में भी मैं सिचुएशन को डील करने के योग्य हो सकूं। तो अभी तक हमको सामान्य बीमारी का इलाज करने आता था तो सामान्य रोगों को हम ठीक कर लेते थे। अभी कैंसर का रोगी, एड्स का रोगी, टीबी का रोगी हमारे सामने आ गया और हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं, तो हम ब्रेक ले लें। लेकिन ये ब्रेक लेने के दौरान हम अपने कंपिटेंस को डेवलप करने के उपायों पर, तरीकों पर सोचते रहने का काम कर सकें, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम टीबी को, कैंसर को, एड्स को भी रिजॉल्व करने के कंपिटेंट हो पाते हैं। किसी भी जगह पर देखेंगे तो सुधार की प्रक्रिया यही दिखाई देती है। समय हो गया है 10:05 ऑलरेडी, तो हम एक बार रुक जाते हैं यहाँ पर। इतनी ही बात हमको आज के दिन करनी थी। मैं नेक्स्ट सेशन में सोचता हूँ दो काम कर दूंगा। एक तो इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं उसको मैं पहले उत्तर दे देना चाहूंगा, फिर जितनी बात अभी तक हमने किया है सारा कम्युनिकेशन और अभ्यास के संदर्भ में, उसको समराइज करके इस टॉपिक को मैं क्लोज करना चाहता हूँ।
ताकि फिर कुछ और मुद्दों पर बात हो सके। अपनी तरफ से कम्युनिकेशन में मैंने इतने ही मुद्दों को बात करने का सोचा था। अगर अभी कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अन्यथा इस पर आराम से सोचने विचारने का काम करिए। और मैं बार बार कहूंगा कि ये सारे मुद्दे अभ्यास से जुड़े मुद्दे हैं। अगर इसके अभ्यास को लग करके निष्ठापूर्वक करने का काम नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ते चली जाएगी और आप पीछे छूट जाएंगे। फिर आपको बेसिक से जाके ही शुरू से रिकॉर्डिंग को सुन करके स्टेप वाइज अपने को अपडेट और इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभ्यास में आप साथ साथ चलते हैं तो गति हो जाती है, आप पीछे छूट जाते हैं तो फिर धीरे धीरे प्रक्रिया छूट ही जाती है। तो मैं एक बार अगले क्लास में इसको समअप करने के काम को करूंगा पूरे को, कि इस पूरे को समेट करके देखेंगे कि हमारी अभ्यास विधि क्या बनती है, तो उस पर थोड़ा विस्तार करने का काम हम अगली बार करेंगे। अभी अगर इमीडिएट कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बढ़िया, तो बंधन अनम्यूट कर दे सकते हैं सभी के माइक को, और एक बार हम बात को पूरा कर लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट 12 तारीख को हम मिलते हैं, अगले वेडनेसडे को, तो इसको क्लोज करेंगे हम। और फिर उसके बाद हम अभ्यास के कुछ और मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। जो मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन अभ्यास विधि पर हम बात कर रहे थे, उस पर हम कुछ और बात करना चाहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये संबंध में भाव को ठीक रखना और उसके साथ भाषा और व्यवहार को ठीक करना, ये मूलभूत अभ्यास है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। बढ़िया, तो मेरी तरफ से सारी बात पूरी हो गई। आप सभी को हमारा नमस्ते। आराम से इस पर सोचिए, अगली बार जो प्रश्न होगा उस पर हम बात कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को, सभी नमस्ते। को और भरत नमस्ते। भैया, नमस्ते आपके भैया। प्रश्न पर हम अगली बार बात कर देंगे। जी भैया, कोई प्रश्न नहीं है। जी नमस्ते जी, भैया। नमस्ते 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 भैया। नमस्ते। नमस्ते सभी को।